राइट, तो सो फार हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी, बेसिक्स देखे। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट सेगमेंट्स की। अगर लेट्स से हमारा जो शेड्यूल है इसको हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, उन ऑप्शंस को हम आज एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोहित जी का जो कल आपने मुझे रीच आउट किया था ना, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड थी तो मैं वो बता नहीं पाई आपको। हाँ, तो वो मिला आपको कैसे करना है या नहीं मिला? तो देखिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के इसमें कई फॉर्मेट्स हैं, कई तरीके हैं। पहला तो आप यहाँ फाइल पे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। लेट्स सी, I'll just say export। ठीक है, तो हमारा ये जो प्लान है ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट होके आ गया होगा। क्या क्या थोड़ा सा मैम आपको लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि आपकी वीडियो में वॉइस कई बार लो हो रही है। ऑलराइट, तो ये हमारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट होके आ गया है। अब एक चीज़ नोटिस ये करनी है, अभी जैसे टास्क नेम क्या है, कट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हमने एक्सपोर्ट किया है तो हमारा यहाँ टास्क नेम पूरा विजिबल नहीं है। तो जब हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि या तो हमने टेक्स्ट रैप लगा रखा हो, पूरे पे टेक्स्ट रैप लगाना सिखाया था ना मैंने आप लोग को, कि हम इसको रैप कर देते हैं ताकि हमारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से कटे नहीं बल्कि रैप होके पूरा ही शो करे। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़, हमें जितने विंडोज़ यहाँ दिखाने होते हैं उनको भी डिस्प्ले में रखना पड़ेगा। लेट्स से हमें सिर्फ ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट्स ही चाहिए शेड्यूल के पार्ट में, तो हमें इतना रखना होगा। ठीक है, तो अभी जो करंट एक्सपोर्ट होके हमारे पास आया है, ये जैसे ये जो चीज़ें कट रही हैं वो नहीं कटेंगी अगर हमने प्रॉपर अपना टास्क के विड्थ, जो कॉलम का विड्थ है वो प्रॉपर रखा है। तो गैंट चार्ट भी कट रहा है, गैंट चार्ट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने में जो लेआउट जा रहा है वो डिफ़ॉल्ट लेआउट जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पेज लेआउट की बात करी थी। जस्ट 1 सेकेंड। लेट मी जस्ट सी 1 सेकेंड ना, कि लेआउट वगैरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट कन्वर्ट करते टाइम क्या लेआउट रखना है। ऑलराइट, तो पहला तरीका तो था एक्सपोर्ट के थ्रू, बट एक्सपोर्ट के थ्रू हमने देखा क्या हो रहा है, हमारा लेआउट प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। वही नहीं जाना था। आपको में क्या दिक्कत आ रही है? हम्म, आप सेव एज यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। पीडी एक्सपोर्ट में पीडीएफ पे गए, क्रिएट pdf/xps पे करें, इट विल आस्क यू फॉर अ फाइल नेम, फाइल नेम कर दिया। देन आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट ऑप्शन आया, तो इसमें हमने बोला हमें सारे रेंज का डेटा चाहिए। आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने कहा हमें सारे चाहिए, एंड वी आर इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज हियर। तो ये आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको पीडीएफ कंप्लाइंट प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अनचेक भी रहने देंगे तो भी कोई वैसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये कम मतलब आप, क्योंकि हम एमएसपी के फॉर्मेट से पीडीएफ फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ये जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ ऑल्ट्रेशन करता है इंटरनली। तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, इट शुड वर्क। क्योंकि आपका जो ऑफिस सूट जो डाला होगा सिस्टम में, इट शुड बी जो आपका एमएसपी का वर्जन होगा उसके साथ कंपेटेबल ही होगा। ये तब चाहिए होता है जब लेट्स से हमारे पास ऑफिस सूट अलग वर्जन का पड़ा है और ऑफिस ये हमारा एमएसपी अलग वर्जन का पड़ा है, तब हमें कुछ एलिमेंट्स का कंपेटेबिलिटी चेक करना पड़ता है।
सेव कहाँ होगी मैडम? ये आपके डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड सेक्शन में जब हमने एक्सपोर्ट किया ना, एक्सपोर्ट करते टाइम इट विल आस्क यू जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का लोकेशन होगा उस लोकेशन पे आया होगा। चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ से नहीं होगा, नहीं होगा। आप फाइल पे आए, एक्सपोर्ट क्लिक किया, नाम आपने एक नाम दे दिया, हो गया, गुड। आपका हो गया? आपने ओके किया। अब ये ISO कंप्लाइंट आप चेक करिए, मत चेक करिए, इधर वे इट विल, ये ऑटो पॉपअप है। जैसे ही आपने PDF/XPS बटन क्लिक किया ओके वैसे ही ये पॉपअप आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पब्लिश पूरा डेटा कर रहे हैं, तो वी आर कीपिंग रेंज एज ऑल। आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क चाहिए तो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, ठीक है। देन कंप्लाइंट आप रखेंगे तो मैं दोनों रिपोर्ट्स में फ़र्क दिखा देती हूँ। दोनों रिपोर्ट सेम डेटा ही एक्सपोर्ट करके देंगे। ये हमारा विदाउट कंप्लाइंट चेक वाला था, ये हमारा विद कंप्लाइंट चेक है। तो आप देखो सिर्फ जो लुक एंड फील है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आइकन्स, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है प्रदीप जी? तो बेसिकली हम देख रहे हैं, अगर हमें अपने शेड्यूल को एक्सपोर्ट करना है तो हम फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट PDF/XPS डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना है कि हमारा जो PDF है वो कहाँ सेव होगा। और बेसिकली जब आप ये फाइल नेम प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये जो ऊपर पाथ है, इस पाथ पे आपका PDF फाइल सेव हो रहा है। आप ये पाथ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वंस डन हम इसको ओके क्लिक कर देंगे एंड ओके करते ही आपका PDF क्या है, PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा शेड्यूल। हमने भी आपको नहीं बना। इस लोकेशन पे चेक करा आपने? नहीं, कैसे नहीं बना? बनने का। किसी किसी के सिस्टम में जैसे ही PDF क्रिएट होगा ऑटो पॉपअप में ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, किसी के में डॉक्यूमेंट ऑटो पॉपअप नहीं हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, अपने फाइल ब्राउज़र पे जाना है, जिस लोकेशन पे आपने इस PDF को डाउनलोड किया है, एक्सपोर्ट करा है, उस लोकेशन पे आपको जाके देखना होगा। आपको PDF दिखेगा, ऑटोमेटिकली नहीं खुला होगा, हो सकता है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक फाइल ओपन करना। आपका प्रोजेक्ट करप्टेड बता रहा है ठीक है। अब दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं क्या तब भी फाइल करप्टेड बताता है कि नहीं। तेरा भी हो गया? ये पहला तरीका है। आपके प्रोजेक्ट फाइल में तो कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम दूसरा मेथड देखते हैं। अगर पहले मेथड से नहीं खुला, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। ओपन नहीं हो रहा, करप्टेड आ रहा है। एक बार डॉक्यूमेंट वाले लोकेशन से जाके ओपन करिएगा। नहीं, एक बार इसको मनीष से पूछे, मनीष देख ले। तो मनीष वाला इशू हो गया ना। आप डॉक्यूमेंट पाथ से खोल लीजिए। अगर डायरेक्ट ऑटो पॉपअप में एरर आ रहा है, पाथ पे जाके खोल के चेक कर लीजिए। अदरवाइज देयर इज अ सेकंड मेथड। फाइल में ही हमारे पास सेव एज का ऑप्शन होता है। जब आप सेव एज पे जाएंगे तो सबसे पहले तो इट विल आस्क यू फॉर द लोकेशन, कहाँ सेव करना है, ठीक है। लेट्स से आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर लोकेशन, इसको हम नाम दे देते हैं एंड आई एम सेइंग दिस एज सेव एज, ठीक है। अब सेव एज के नीचे टाइप आ रहा है, बाय डिफॉल्ट टाइप है इसका प्रोजेक्ट इज MSP का जो आपका एक्सटेंशन होता है वो। आप ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अदर फॉर्मेट्स भी आ जाएंगे। आप एक्सेल में चाहें आप एक्सेल वर्कबुक में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, आपको PDF में करना है आप PDF फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही PDF फाइल सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे, अगेन डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट ऑप्शन सेम ऑप्शन आएगा। विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले सारा एक रोज आ रही है, फिर लास्ट 15 पेज आपके सिर्फ गैंट चार्ट के आधे कटे हुए हैं। अभी हम उस पर भी बात एक-एक को करेंगे। सारा निकालना होगा। उसके लिए हम लेआउट, पेज सेटअप लेआउट्स को हमें चेंज करना पड़ता है। उसी के लिए अब हम एक तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे जिससे हम ये पर्टिकुलर लेआउट्स को देखेंगे कि इनसे बेहतर जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो किस तरीके से आएगा। हाउएवर जब भी MSP में हम एक्सपोर्ट, आप देखो इस टाइप से आ रहा होगा आपका भी, टास्क खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि गैंट चार्ट जो था वो प्रॉपर नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि डिफॉल्ट पेज साइज के हिसाब से प्रिंट हो रहा है। तो मैंने इसलिए भी करा था, प्रिंट कंट्रोल P करके
करके उसमें मैंने पेज सेटअप में A3 भी करा हुआ। ठीक है। पेज सेटअप में जाके आप इसको, वो लेटर है ना, हाँ जी, वो लेटर को मैंने A3 भी कर दिया। सिर्फ पेज A3 करने से आप देखो काम कुछ हद तक आपका रिजॉल्व हुआ है। मेरा नहीं हुआ ना, मेरा एक काफी मिनट। लंबा हो गया। अलग पड़ा हुआ। तो आप पेज सेटअप पे आके यहाँ पे आपने ट्राई किया क्या एडजस्ट करने का? ठीक है, आ गया। इसमें ना प्रिंट कस्टमर डेट एंड पेज आता रहा है, उसमें करने से आ रहा है A1 में। नहीं, आप A3 में तो कर लोगे। अब जैसे किसी के में डेटा ज़्यादा है, गैंट चार्ट ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो पूरा चार्ट नहीं दिख रहा होगा। हाँ, ये आ रहा है ना, इसमें वो पेज में आ रहा है, बट जनवरी तक आ गया मेरा ये। जितना आपका डेटा होगा उस हिसाब से आ रहा होगा। इसको जो मेरा गैंट चार्ट उधर है उसको थोड़ा मिनिमाइज करके उसमें होगा। हाँ, आप वहाँ से टाइम स्केल को चेंज करके देख सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, प्लस आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अपना जो टाइम स्केल है, बेसिकली इस टाइम स्केल को आप एडजस्ट करोगे, कम करोगे, तो आप उसमें कोशिश कर सकते हो कि आपका गैंट चार्ट एक ही पेज में आ जाए, rather than moving out of space। ऐसा नहीं होना चाहिए सीधा प्रिंट का कमांड डाले और निकल के आ जाए। तभी बना देते हैं PDF में आ जाएगा पूरा। एक्सेल उसी में निकाल दो, PDF में निकालना। बिना PDF में करे हुए प्रिंट नहीं निकलेगा। प्रिंट तो आप कंट्रोल पी से ही दे रहे हैं ना, प्रिंट तो डायरेक्ट ही निकल रहा है। डायरेक्ट निकल आएगा प्रिंट आपका। लेकिन पॉइंट वही है ना, जो प्रीव्यू में आपको दिखेगा, आप प्रिंटर से जो प्रिंट निकालेंगे वो भी कटा हुआ दिखेगा। उसके लिए आप टाइम स्केल को, हाँ, आप उसको टाइम स्केल को एडजस्ट करके कर सकते हैं उस केस में। प्रिंट का नहीं आया अभी, डॉक्यूमेंट्स में। अब देखिए, जो हमने प्रिंट से निकाला है, इट इज स्टिल मच बेटर देन हमारा सेव एज या एक्सपोर्टेड रिपोर्ट से। क्यों? क्योंकि प्रिंट कमांड देते टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लेआउट को सेलेक्ट कर सकें। अब आपको इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका सिंगल विंडो में आपका गैंट चार्ट भी पूरा आ जाए, गैंट चार्ट कट के लास्ट में अलग से ना जाए। कई बार क्या होगा, प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइम स्केल में जाके आपको टाइम स्केल चेंज करने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि आपको टॉप पे टाइम स्केल में क्या रखना है। मिडिल में जैसे हमारा ये वीक शो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें इसको वीक की जगह हम मंथ्स कर सकते हैं। बॉटम में डेज दिखाना है या वीक दिखाना है, वो हम चेंज कर सकते हैं। वो एडजस्ट करते ही यू विल नोटिस आपका जो गैंट चार्ट है, जो पहले बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे वाइड स्प्रेड होगा, अभी वो थोड़ा स्क्वीज होके आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एटलीस्ट आपका ये जो स्केल कटने वाली चीज़ है, गैंट चार्ट कट रहा था, वो नहीं कटेगा। ठीक है, एक तरीका और है जहाँ पे आप ये जो यहाँ पे, पहले तो हम इसके लिए हमें गैंट चार्ट व्यू पे होना ज़रूरी है। हमने चेक किया आर वी ऑन द गैंट चार्ट व्यू, यस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल एंट्री पे सेलेक्ट किया, हमारी सारी चीज सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करके एक बार ये चेक कर लीजिएगा आपका एंट्री सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, एंट्री सेलेक्टेड है, हमने किया कंट्रोल सी कॉपी, और आप कोई भी वर्ड फाइल खोल सकते हैं। वर्ड फाइल पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट स्पेशल यूज करके। पेस्ट स्पेशल पे जाके पिक्चर एनहांस मेटा फाइल कर दीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका गैंट चार्ट के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, और ये इमेज की तरह आएगा। हाँ, ये एज एन इमेज आएगा। अगर आपको एज एन इमेज चाहिए, आप इसको भी फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ PDF। Just call this as, तो
तो कई बार क्या होता है जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह पे या पीपीटी में लगाना होता है तो आप इसको एज एन इमेज भी एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेहतर लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर प्रिंट वाला मेथड ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको यहाँ सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर पेज सेटअप के साथ मिलती है और यहाँ पे आप पेज सेटअप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मेरे को A1 में या A2 में एक्सपोर्ट करना है तो आप पेज सेटअप पे जाके जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, लेट्स से यहाँ ऑप्शन में आ रहा है A1, नहीं आ रहा, वैसे नहीं है, वो डिपेंड करता है कि प्रिंटर कौन सा है। हाँ, क्योंकि अभी आप एक बार अपने सिस्टम पे अगर प्रिंटर कनेक्टेड हो तो चेक करिए आपको A1 साइज का ऑप्शन दे रहा है। वो ना प्रोडक्ट तो चेक करो पहले। कौन से प्रोडक्ट का P6 फैमिली इसमें नहीं है। अरे है प्रोडक्ट इसमें प्रिंट तो कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा, प्रिंट टू PDF की जगह यहाँ पे आपका प्रिंटर अटैच होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा, वो प्रिंटर कनेक्ट करके चेक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शेड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगर हमें रिपोर्ट्स जनरेट करना हो MSP पे तो किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हमारे पास मेन्यू बार में ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। जब हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू रिपोर्ट्स की। व्यू रिपोर्ट्स में पहला ऑप्शन हमें मिलता है न्यू रिपोर्ट का। न्यू रिपोर्ट इज़ बेसिकली एक ब्लैंक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें हम रिपोर्ट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट MSP हमें कौन कौन से रिपोर्ट्स देता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डैशबोर्ड्स का। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बर्न डाउन चार्ट्स मिलते हैं। लेट्स से हम बर्न डाउन चार्ट क्लिक करते हैं तो बेसिकली यह हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का ऊपर ड्यूरेशन दिखा रहा होगा कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट और एंड डेट्स क्या हैं। देन आपको दिखा रहा होगा बर्न डाउन चार्ट में बेसिकली हम ये दिखाते हैं कि कितना हमारा टारगेट काम था, उसमें से कितना कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है रिमेनिंग टास्क जो कि हमें ब्लू कलर से दिख रहा है कि कितना काम हमारा रिमेनिंग है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स में अपडेट्स करते हैं आपको ये ब्लू लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इनिशियली हमारा जो रिमेनिंग टास्क था काम था वो ज़्यादा आवर्स का था। जैसे जैसे काम करते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, ये एक्चुअली 0 की तरफ इंक्लाइंड होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज बेसिकली अ बर्न डाउन चार्ट। ये हम एक्सेल में भी प्लॉट करते हैं सिमिलर पैटर्न पे। आपके डिजाइन उसमें आ रहा है बट हमारे इसमें तो ये आपने डाला है आई थिंक ना, आपने सिलेक्ट किया। आपको डिजाइन टैब नहीं दिख रहा? आपने रिपोर्ट्स क्लिक किया, रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड्स में बर्न डाउन कोई भी एक चार्ट खोल लीजिए। तो बेसिकली ये डिज़ाइन टैब जो है ये तब एक्टिवेट होगा जब कोई एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा बर्न डाउन चार्ट है। ये हमारा दिखा रहा है रिमेनिंग टास्क कितना है और हमारा एक्चुअल टास्क कितना परफॉर्म हुआ है एंड ग्रे लाइन से हमारा बेस लाइन कितना सेट है। तो जो जो चीज़ें हमने प्रोजेक्ट में प्लानिंग के टाइम पे डेटा डाला होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये दिखता है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जो हमारा टास्क है वो लास्ट में क्या होना, पूरा एंड होना चाहिए। तो बेसिकली बर्न डाउन चार्ट हम वो दिखाते हैं कि इनिशियली पूरा बैंडविड्थ था, जैसे जैसे काम करते जाएंगे वो नीचे स्लाइड करता जाएगा। ठीक है, अब इन चार्ट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में हम मॉडिफिकेशंस और ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बर्न डाउन लिख के आ रहा है बट आई वांट टू मॉडिफाई दिस। मैं चाहती हूँ यहाँ बर्न डाउन की जगह आई वांट टू से वर्क बर्न डाउन रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, आप सीधे सीधे इस पर क्लिक करिएगा तो ये एडिटेबल फील्ड बन जाती है। यहाँ पे हम अपने रिपोर्ट को जो व्यू देना चाहते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम यहाँ चेंजेस करेंगे यू विल नोटिस ऊपर फॉर्मेट टैब इनेबल हो जाएगा। तो फॉर्मेट टैब से हम इस पूरे एलिमेंट का फॉर्मेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें शेप फिल लगाना है तो लेट्स से हम शेप फिल लगा सकते हैं। शेप को कोई आउटलाइन देनी है तो सारे शेप के स्टाइलिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आ रहा है कि सपोज
हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो उसमें जैसे अभी सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट किया और न्यू चार्ट पे जाके मल्टीपल प्रोजेक्ट बना दी, बट सबका बर्न डाउन अलग अलग आएगा। सबका अलग आएगा क्योंकि हम एमएसपी में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम करने वाले हैं, तो रिपोर्ट्स आप जो जनरेट करेंगे वो भी इंडिविजुअल के होंगे। हाँ जी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्ट जो कि हम देख रहे हैं बर्न डाउन चार्ट। अब ये चार्ट्स क्या है, ये चार्ट्स आर सिमिलर टू द चार्ट्स जैसे हम एक्सेल में प्लॉट करते हैं। तो जैसे ही हम चार्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं यू विल नोटिस हमें यहाँ पे सिमिलरली जैसे एक्सेल में अगर आप लोगों ने चार्ट्स प्लॉट करे होंगे डेटा से, तो ये एलिमेंट्स इनेबल होते हैं वहाँ भी। ये एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, अगर हमें अपने चार्ट पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना है तो हम यहाँ से एलिमेंट चेक कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे चार्ट पे हमें एक्सेस दिख रहा है, हमें यहाँ पे टाइटल्स नहीं दिख रहे। अगर हम चार्ट टाइटल ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेट्स से मुझे टेबल भी देखना है कि ये डेटा किस टेबल से पिक हो रहा है, तो हम यहाँ पे डेटा टेबल को इनेबल कर सकते हैं। लाइक कितना आवर्स था, कितना अचीव हुआ, हर एक बैंडविड्थ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू द फंक्शनैलिटी ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल, जहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये चार्ट सेलेक्ट करा, आपको यहाँ एक फील्ड लिस्ट दिख रहा है। तो इस फील्ड लिस्ट में जो आपका पहला कैटेगरी है दैट इज टाइम, दैट मीन्स ये जो विंडोज़ हैं ये कितने कितने स्लॉट पे दिखना है, ये हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम हैं अभी टास्क पेन में, यानी हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू टास्क। तो हमने देखा टाइम को अगर आप एडिट क्लिक करोगे तो इट विल शो ये आपका जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ये वीकली साइकिल के बेसिस पे हो रहा है या किस साइकिल पे हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वीकली साइकिल सेलेक्टेड है। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है आप इसको मंथली साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट है तो आप इसको डेली साइकिल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे, लेट मी से मंथ, तो आप देखो प्रोजेक्ट एंटायर मंथ के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम स्केल को चेंज करते हैं बेसिकली कि हमें हमारा जो डेटा है वो किस स्केल पे प्लॉट करना है। उसके नीचे हमारे पास आता है सेलेक्ट फील्ड्स का ऑप्शन कि हम जो ये डेटा प्लॉट करने वाले हैं ये किन फील्ड्स के पर्टेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, क्योंकि दिस इज अ डिफॉल्ट चार्ट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्यूमुलेटिव वर्क, रिमेनिंग क्यूमुलेटिव एक्चुअल वर्क और बेसलाइन वर्क जो है उसको प्लॉट करा हुआ है। तो जो भी फील्ड्स हमें प्लॉट करने होते हैं वो हम सेलेक्ट फील्ड्स में जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बेसलाइन सेट हो सकता है नहीं करा गया होगा, इस वजह से वो फ्लैट दिखा रहा है। लेकिन जब आप अपने में करेंगे और आप प्रॉपर पहले हमने प्लानिंग करी, फिर बेसलाइन सेट किया, देन अपडेशंस करा, तो आपको वो सारी चीज़ें एक्चुअल्स के फॉर्म में दिखेंगी। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ कुछ फिल्टर्स लगाने हैं तो आपके पास यहाँ फिल्टर का ऑप्शन भी आता है। हमने फिल्टर्स देखे थे हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो जो फिल्टर्स हमने क्रिएट करे होंगे वो आपको यहाँ भी दिखेंगे कि अगर आपको अपने जो भी हम टास्क दिखाने वाले हैं, ब्रेकडाउन्स दिखाने वाले हैं, अगर हमें उसमें फ़िल्टर लगाना है तो हम यहाँ से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ग्रुप करना है तो ग्रुप के ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं, प्लस आपको किस लेवल तक दिखाना है आउटलाइन, हम वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट समरी लेवल पे दिखाना है, सब टास्क लेवल पे भी दिखाना है, या लेवल 1 पे दिखाना है, वो यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अभी डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब हम बर्न डाउन चार्ट की बात करते हैं तो इस टाइप का रिपोर्ट हमारे पास खुल के आता है। दिस इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है एक कॉस्ट ओवरव्यू। दिस इज अगेन अ डिफ़ॉल्ट कि कॉस्ट ओवरव्यू में आपको बेसिकली दिख रहा है एक्चुअल कॉस्ट कितना था, कितना कंज्यूम होने के बाद रिमेनिंग क्या है। क्योंकि यहाँ अपडेशन इस डमी प्रोजेक्ट में अपडेशंस नहीं हुए हैं तो आपका जो कॉस्ट था, प्लान कॉस्ट और रिमेनिंग कॉस्ट सेम दिख रहा है। जब हम रियल टाइम में अपडेशंस करेंगे तो यू विल नोटिस यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, देन अगेन अगर हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे पिक होके आ रहा है। ठीक है, बट कॉस्ट मेरे को समझे इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर मेरे को सारी चीजें डालनी है, वो डिपेंड करेगा डिटेलिंग में कि आप कितना लेवल ऑफ डिटेलिंग डाल रहे हैं सिस्टम में। डेली एक्सपेंस हो रहे हैं थोड़े बहुत जो भी हैं, वो इसमें हम किस टास्क में डालेंगे, तो
टास्क हमने पहले प्लान ही नहीं करे, तो ये एक्यूरेट कॉस्टिंग तो ये आएगी इसी नहीं। देखिए, हाँ देखिए होता क्या है, वैसे टेंडर में डालते हैं, डालोगे तो आएगा, नहीं डालोगे तो नहीं आएगा। सिस- कहाँ पे डालेंगे, जैसे जो डेली एक्सपेंस हो रहे हैं उसको इतना बढ़ाते जाओ। जिस टास्क में जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो आप उस टास्क में डालेंगे ना, जैसे ओवरहेड एक्सपेंस हुए हैं आपके, ओवरहेड हुए। हाँ वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओवरहेड मेरा कोई टास्क तो है नहीं। बता दो। नहीं, ओवरहेड टास्क नहीं है, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो किसी ना किसी टास्क के परटेनिंग ही हो रहा है ना। अब अगर कुछ ऐसा है कि आपने टास्क मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं था। प्लानिंग नहीं था, उल्टा तीर आ गया। हाँ हाँ, दैट इज अ डिफरेंट केस। देखिए जब हम सिस्टम में प्लानिंग के हमने जब प्लानिंग कर रहे थे, हाँ एमएस बिल्डिंग वाला काम हमारे प्लानिंग में था नहीं, हम्म, क्लाइंट का बिल्डिंग वाला छोड़ के भाग गया, अब उड़ता तीर हमारे ऊपर आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको आइडियली अपने प्लान में वो टास्क इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी क्या है, आपने टास्क इंक्लूड नहीं किया तो उसके एक्सपेंसेस आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, उससे जो आपके शेड्यूल में चेंजेस आएंगे आप वो भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम बेसलाइन अपनी तो सेट कर चुके हैं, अब कोई नया काम आ गया आपके बकेट में तो आपको एज अ न्यू टास्क उसको ऐड करना होगा। तब आप बेसलाइन से कंपेयर करोगे तो वो एक नया टास्क दिखाई देगा कि ये आपके प्लान का पार्ट नहीं था, बट आगे रिविजन्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, तब ये नया टास्क आया है। फिर आप उस टास्क के परटेनिंग अपने कॉस्ट एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक स्पेसिफिक है कि आपको कॉस्ट के टर्म्स में, जैसे अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे कॉस्ट का कुछ स्टेटस दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप देखो मुझे सिर्फ एक लेवल 1 दिख रहा है जो कि प्रोजेक्ट का नाम था। इफ आई वांट कि मुझे यहाँ पे अपने टास्क स्पेसिफिक सारी डिटेल्स देखनी कि कौन से टास्क में कितना कॉस्ट कंज्यूम हो रहा है, तो आपको बेसिकली इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आउटलाइन लेवल ऑप्शन है, इसमें लेवल 1 सेलेक्टेड है। अगर आपको समरी टास्क का ही देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट समरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारे टास्क देखना है तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल सब टास्क। ऑल सब टास्क करते ही यहाँ पे जितने भी टास्क डिफाइंड हैं उनके टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको आपका बेस लाइन का जो कॉस्ट था वो भी दिखेगा, जो कॉस्ट था वो भी दिखेगा, एक्चुअल कॉस्ट जो कंज्यूम हो रहा है वो दिखेगा, उसके हिसाब से कितना बजट में से रिमेनिंग है वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ एक नया टर्म आया है कॉस्ट वेरिएंस। अभी हम इसको भी देखेंगे कि कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। तो दिस इज बेसिकली कॉस्ट का डिफरेंस होता है कि हमने जो एस्टिमेट्स लिए थे और जो हमारे एक्चुअल्स हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो हमारा कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है, कि कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब हम डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो आपको ये फील्ड्स यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, लेवल 1 सेलेक्टेड था, लेकिन हमें सारों का देखना होगा तो हमें पता होना चाहिए कि ये चेंजेस हम कहाँ से करेंगे। अगर आपको यहाँ सॉर्टिंग लगानी है तो आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हम जो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे वो टास्क के परटेनिंग थे। सिमिलरली अगर हमें कहीं पे चेंजेस देखने हैं जो कि रिसोर्स के परटेनिंग चाहिए होंगे, तो लेट्स से हम देखना चाहते हैं कौन सा रिसोर्स हमारा कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, तो हमने सिंपली टास्क की जगह रिसोर्स सेलेक्ट किया। अब जो जो रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे होंगे और उनका जो भी कॉस्ट डिफाइंड होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ डेटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, वापस जाते हैं रिपोर्ट्स टैब में। तो डैशबोर्ड्स में हमें प्रोजेक्ट ओवरव्यू, अपकमिंग टास्क, वर्क ओवरव्यू, इस टाइप के सारे डिटेल्स दिखने के हमारा वर्क कितना होना चाहिए था, रिमेनिंग कितना है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। आप यहाँ पे रिमेनिंग परसेंटेज दिखाना चाहें तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे कुछ डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्सेज। हाँ जी, फील्ड लिस्ट कहाँ से है? इस पे क्लिक करना, फील्ड लिस्ट आप कोई भी एलिमेंट क्लिक करिए, एलिमेंट क्लिक करने के बाद आपका फील्ड लिस्ट आता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स परटेनिंग कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि रिसोर्स का ओवरऑल ओवरव्यू आप देख सकते हो, कौन सा रिसोर्स कितने आवर्स कंज्यूम हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये रिसोर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि आपका ये, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो किस दिन से किस दिन तक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है और कितने आवर्स इसका रिमेनिंग है। अब लेट्स से
आई वॉन्ट टू ऐड, यहाँ पे हम चाहते हैं कि उसका एक्चुअल वर्क भी दिखे, हमें रिमेनिंग तो दिख रहा है लेकिन आई वॉन्ट टू सी कि कितने आवर्स इसके टोटल प्लान थे। तो हमें क्या करना होगा, आप सेलेक्ट फील्ड्स में आके वर्क में से ऐड कर सकते हैं कि एक्चुअली कितना काम किया है एंड लेट्स से और कितना प्लान्ड वर्क था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल चेक करने से, चेक बॉक्स सेलेक्ट करके वी कैन सेलेक्ट द फील्ड जो हमें अपने टेबल में, अपने रिपोर्ट्स में चाहिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर एलोकेटेड रिसोर्स का रिपोर्ट भी, कि हमारे रिसोर्सेज को हम कितना कितना आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ से भी दिखता है। हालांकि रिसोर्स ओवर एलोकेशन हम रिसोर्स शीट पे जाके भी देख लेते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू पुल आउट द रिपोर्ट एंड लेट्स से आपको मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी है, तो आप इस तरीके से पुल करके शो कर सकते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो वर्क स्टेटस का आ गया कि कितना कितना आवर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपको स्पेसिफिक ओवर एलोकेशन का स्टेटस बता रहा है। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ब्लू कलर दिखा रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर का ओवर एलोकेशन, लाइट ब्लू, तो ये हमें दिखाएगा जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है इसको हम किस किस ड्यूरेशन में ओवर एलोकेट कर रहे हैं। तो इससे हम अपना प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं कि हम यहाँ से फिर ओवर एलोकेशन हटाने के लिए देखेंगे क्या तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉस्ट के रिपोर्ट्स। तो कॉस्ट में हमारे पास एक आता है कैश फ्लो। तो बेसिकली कैश फ्लो आपका बताता है कि कैश इन एंड आउट, थैंक यू, कैश इन एंड आउट कितना रहा है। ये अभी क्या है, फील्ड लिस्ट जो सिलेक्टेड है हमारा, ये कहीं ना कहीं फुल आउटलाइन लेवल 1 के लिए सिलेक्टेड है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके जगह इसको सारे लेवल्स के लिए लगा देंगे सो दैट हम हर एक लेवल के लिए कॉस्टिंग्स देख सकें। तो कैश ओवरफ्लो को अभी हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कैश ओवरफ्लो में हम सिर्फ एक्चुअल रिमेनिंग या कॉस्ट को नहीं देखते, यहाँ हम वेरिएंसेस को भी देखेंगे कि कितना वेरिएंस आ रहा है, हमारी डिफरेंस कितना आ रहा है। और यहाँ हम 3 टर्म्स और पढ़ेंगे, ACWP, BCWP और BCWS। इनको समझेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली कैश ओवरफ्लो रिपोर्ट्स हमें ये चीज़ें बताएंगे कि कितना इन एंड आउट हुआ है। अभी जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या आ रहा है, 1 2 3 लिख के आ रहा है। अब ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टाइम स्केल पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, तो बेसिकली ये आपका क्वार्टर्स बता रहा है, बट आई वांट टू सी, मुझे ये मंथली बेसिस पे देखना है, तो आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके ये बार्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अर्नड वैल्यू रिपोर्ट भी आ रहा है। अर्नड वैल्यू रिपोर्ट, हम अर्नड वैल्यू पैरामीटर्स को अभी पढ़ने वाले हैं, एंड देन वी विल सी ये जो अर्नड वैल्यू के पैरामीटर्स हैं ये क्या क्या होते हैं, उस हिसाब से इनका रिपोर्ट पुल होगा। इन प्रोग्रेस में आपको कुछ फर्दर रिपोर्ट्स मिलते हैं, लाइक क्रिटिकल टास्क। अगर आपको देखना हो आपके रिपोर्ट में, आपके जो शेड्यूल है इसमें कौन कौन से क्रिटिकल टास्क हैं, उनका कंप्लीशन का क्या ड्यूरेशन है, कितना % कंप्लीट हुआ है, तो आप वो यहाँ जाके क्रिटिकल टास्क में देख सकते हो। अगर हम काम स्टार्ट कर चुके हैं और कोई टास्क है जो लेट हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लेट टास्क का रिपोर्ट भी पुल कर सकते हैं कि एज पर द शेड्यूल कौन कौन से काम थे जो इनिशिएट हो जाने चाहिए थे, बट दीज टास्क आर गेटिंग लेट। माइलस्टोन्स अगर आपने प्रोजेक्ट में बना रखे हैं एंड यू वांट टू सी द माइलस्टोन रिपोर्ट, तो आप वो भी देख सकते हैं, कौन कौन से माइलस्टोन्स कंप्लीट हो गए हैं, कौन से अपकमिंग माइलस्टोन्स हैं और कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो मिस हो गए हैं। ज़्यादा रिपोर्ट डिफॉल्ट ही है। नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं, हम उस पर भी आएंगे कि आपको खुद से बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। हाँ, अभी हम सारे डिफॉल्ट्स ही देख रहे हैं। दूसरा मैम ये बताओ, जैसे कि हमारा गूगल पे एक्सेल शेयर हो जाता है, तो ये भी शेयर होता है क्या? इसके लिए आपके लाइसेंसेस होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आपको रिपोर्ट शेयर करनी है या प्रोजेक्ट का डिटेल्स शेयर करना है, ये बेटर है कि हमारा शेयर है। तो अगर आप सारे लोगों के पास लाइसेंसेस हैं तो आपको यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आता है, वरना आप दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, एक नेटवर्क पाथ क्रिएट कर सकते हो, जो आपने बताया था ना, एक फोल्डर पे रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स का डेटा ड्राइव पे ही, जिसको सारे लोग टू एंड फ्रो यूज कर लें।
वरना यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी आता है, ये तो शेयर का मतलब जैसे कि बट ये हमारे यहाँ Google से Sheet आपको पे- सीधा शीट के साथ लिंक करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब कोई एडिट कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, अपना अपना का एडिट होगा ना। जी एक होता है जैसे गूगल शीट पे कोई भी एडिट करे पहुंच सबके पास जाता है, वैसा नहीं है। उसके लिए आपको अकाउंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, ये चीज़ की लाइक अकाउंट्स बना के ना उस पर एक्सेस दे के कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो ये तो थे डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स। मैक्सिमम चीज़ें कई बार क्या होगा, आपको डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे, बट स्टिल कई बार ये होता है ना, वी नीड सम मोर एलिमेंट्स टू इट। तो आप चाहो तो लेट्स से हम बात करते हैं, लेट्स से इन्हीं में आपको कोई और नया चार्ट इंट्रोड्यूस करना है तो आप वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेबल ऐड करना हो तो आप टेबल एलिमेंट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा चार्ट चाहिए आपको, कॉलम चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, चार्ट का टाइप सेलेक्ट किया, ओके क्लिक किया, चार्ट आपका लोड होके आ गया। अभी क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या दिखाना है। तो पहले तो हम इसका लेवल 1 हटा के ऑल सब टास्क कर देते हैं। इससे हम वर्क के साथ देखना चाहते हैं, होगा वो थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब आप देखो हमने 3 पैरामीटर्स पिक करे, एक्चुअल वर्क, रिमेनिंग वर्क एंड द प्लान्ड वर्क, फोरकास्टेड वर्क। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स हमें हमारे ग्राफ में दिख रहे हैं। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं वेर एवर वी वांट। अगर हम थोड़ा साइजिंग वगैरह एलिमेंट ड्रैग ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स हैं आप उनमें भी न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या अगर हम होल सोल चाहते हैं कि अपना खुद से डिज़ाइन करें तो आप यहाँ न्यू रिपोर्ट पे आ सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट दीज आर दी 4 डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। ब्लैंक है, कंप्लीट ब्लैंक से आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं आप कुछ टेबुलर डेटा दिखाना चाहते हैं तो आप टेबल फॉर्मेट ले सकते हैं, आप इसको एक नया नाम दे सकते हो। तो ये ऐसे ब्लैंक, क्योंकि हमने एक टेबल एलिमेंट लिया था तो ये टेबल एलिमेंट आ गया है। एंड आई विल जस्ट चेंज इट टू ऑल सब टास्क। तो ये हमारे सारे टास्क आ रहे हैं यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फिनिश डेट्स आ रहे हैं। अगर हम इसको चेंज करके कुछ और एलिमेंट डालना चाहें तो वो हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। गैंट चार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। गैंट चार्ट क्योंकि ऑलरेडी वो टास्क पेन से आप ले रहे हैं। अगर सिर्फ गैंट चार्ट ही प्रिंट करना हो और ऊपर वो जो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है वो करना, उसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट को नाम देना है हम वो डिफाइन करके अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो था आपका रिपोर्ट्स का ओवरव्यू कि आप जिस तरीके से चाहें रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ आपको कुछ फर्दर विजुअल्स मिलते हैं, यानी यहाँ एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ टेम्पलेट्स बना हुआ है कि जैसे अर्नड वैल्यू ओवर टाइम आपको देखना है तो इसका एक टेम्पलेट बना हुआ है। इस टेम्पलेट में क्या क्या है आप एडिट करके देख सकते हैं। इस टेम्पलेट में बाय डिफ़ॉल्ट ये फील्ड सेलेक्टेड है। आप कोई और फील्ड ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने ये फील्ड सेलेक्ट करी, आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि किस लेवल्स पे डेटा को रखना है एंड देन आप व्यू करके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रोजेक्ट का डेटा है उसको बिल्ड करके शो करेगा।
इस टाइप से, क्योंकि अभी इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, डमी डेटा है, ये इस टाइप के रिपोर्ट्स आप अपने में पुल करके देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हम एस कर्व प्लॉट करते हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो यहाँ से बेसिकली आप एस कर्व प्लॉट कर पाएंगे अपने कॉस्ट के टर्म्स में। आप वर्क के टर्म्स में देखना चाहें, यूनिट के टर्म्स में देखना चाहेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इन रिपोर्ट्स को एक बार चेक कर सकते हैं, लाइक कैश फ्लो कौन से रिपोर्ट में क्या एलिमेंट्स एडेड है, तो आप यहाँ से एडिट पे जाके देख सकते हैं आपको क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप एक नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी शीट्स टेम्पलेट्स बने हुए हैं ये एक्सेल स्पेसिफिक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हमारा एक्सेल से काम हो जाता है, हमें किसी दूसरे टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुओ के थ्रू भी दिया हुआ है। तो विजुओ इज़ बेसिकली आपके विजुअल चार्ट्स और डैशबोर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो यूज़ है वो यहाँ एक्सेल वाले शीट से फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट रिपोर्ट्स के पर्टेनिंग अपने डेटा के लिए रिपोर्ट्स पुल करके देख सकते हैं कि कौन से रिपोर्ट आपको क्या डेटा दे रही है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली वर्क के टर्म्स में दिया हुआ है, वर्क अवेलेबिलिटी कितना है कितना नहीं, तो ये हम टेम्पलेट में ही जाके कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम नॉट सेविंग दिस फॉर नाउ। यहाँ पे आपको सेम वे में फिल्टर्स भी मिलेंगे जैसे कि हमें एक्सेल में डैशबोर्ड या चार्ट्स बनाते टाइम मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये आपका ये जो टेबल है, दिस इज अ पिवट चार्ट जो कि पिवट टेबल के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो अगर आपको एक्सेल में पिवट टेबल क्रिएट करने का, पिवट चार्ट्स का आइडिया होगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये फील्ड्स कहाँ से कैसे हो रहे हैं। आप चाहें तो इन फील्ड्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट रिपोर्ट्स। हमने फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी देखा। लेट्स मूव बैक टू गैंट चार्ट। नाउ लेट्स से आई ओनली वांट कि मुझे गैंट चार्ट ही देखना है, मुझे ये टास्क के डिटेल्स नहीं देखने। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने अपने व्यू में जाके ये पूरा टास्क वाला पेन हाइड कर दिया, एंड अभी मेरे स्केल पे खाली क्या दिख रहा है, गैंट चार्ट। एंड आई विल जस्ट चेंज इट बैक टू वीक एंड डेज। ठीक है, साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू आपको दिख रहा है बेसिकली। अगर आपका प्रीव्यू आप देख सकते हो लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये प्रिंट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा है, now we only have this Gantt chart view, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्ट्स। आई वांट कि इस सेशन के बाद आप लोग कुछ रिपोर्ट्स अपने डेटा पे पुल करके आएँ एंड ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बेसिकली रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, क्या आप उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पुल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी आप नहीं पुल कर पा रहे होंगे, वी विल लाइक कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि वो आपका डाउट सेशन भी होगा। एंड एक तरीके का अगर आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आएंगे तो वो आपका क्लोजर सेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो अर्नड वैल्यू एनालिसिस की, कि हमें कुछ टर्म्स दिखे थे, वो टर्म्स क्या हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार हम उसको समझेंगे। यस, मनी इन मनी आउट। अब अभी हमने बोला कि हम प्लानिंग कर ली, काम करना शुरू कर दिया,
हम शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहे हैं, ट्रैक पे हैं या नहीं, हम बजट के हिसाब से अपने ट्रैक पे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस यानी KPIs का इस्तेमाल करते हैं और उन KPIs में हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एक बार हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे होती हैं। कुछ और नाम नहीं रख सकते? ये हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस के थ्रू हैं। तो बेसिकली KPIs तो हर इंडस्ट्री में यूज़ होते ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस को समझेंगे। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि हम अपने शेड्यूल और बजट के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, वेदर वी आर ऑन ट्रैक और नॉट। जाना कहाँ था, क्या हम उस डायरेक्शन में हैं या नहीं, और अगर हम लैग कर रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं तो कितना % डेविएशन हो रहा है, कितने पैरामीटर्स से हम डेविएट कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे इन अर्नड वैल्यू एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली 3 मेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आते हैं, जो आपको देखने को मिले भी थे जब हमने MSP में अर्नड वैल्यू रिपोर्ट पुल करी थी, तो वो थे BCWS, ACWP, BCWP। तो अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं ये क्या है। BCWS, इनके नाम, दीज आर दी एक्रोनियम्स, इसका मतलब है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, यानी हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके हिसाब से कितना बजट कंज्यूम होना चाहिए था। इट कुड बी ऑन, आप जब भी स्टेटस ले रहे हैं, स्टेटस पुट कर रहे हैं, उस दिन यानी स्टेटस डे जो है आपका, उस दिन तक बजट कितना कंज्यूम हो जाना चाहिए था एज पर योर शेड्यूल। इसको हम PV भी बोलते हैं, प्लान्ड वैल्यू, BCWS या प्लान्ड वैल्यू। ठीक है। सेकेंड वन इज एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड। शेड्यूल तो ठीक है, हमने शेड्यूल बनाया था कि हमारा काम 7 दिन में होना है लेट्स से, तो ज़रूरी थोड़ी एक्चुअल में हम 7 दिन में कंप्लीट कर ही रहे हो सकता है हमें 8 दिन लग रहे हों या हमें 6 दिन लग रहे हों। तो एक्चुअली में कितना काम हो गया है वो हमारा ACWP से पता लगता है, यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कितना काम हो गया है, उसमें एक्चुअल कितना कंजम्पशन हुआ है, इसको हम एक्चुअल कॉस्ट AC भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा अर्नड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं यानी BCWP, कि जितना काम हमने कंप्लीट किया है बजट के हिसाब से उसमें कितना कंज्यूम होना चाहिए था, तो उसको हम कहते हैं BCWP या फिर अर्नड वैल्यू। ठीक है, इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ताकि हमें ये चीज़ और बेहतर क्लियर हो। तो लेट्स से हमारे पास एक कोई काम था, इनफैक्ट हम इसको इस शीट से भी समझ सकते हैं। लेट्स से हमारे ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ थे जिनके हमने प्रीडिसेसर्स भी बनाए हुए हैं। वो इस टाइप से शेड्यूल पे होने थे। पहले A टास्क होना था, A के बाद B स्टार्ट होना था, B के बाद C और D स्टार्ट होने थे हमारे। ठीक है, और हमने यहाँ ड्यूरेशन स्पेसिफाई करा हुआ है कि A एक्टिविटी हमारा 2 दिन का है, B 3 दिन का है, C 3 दिन का है, D 2 दिन का है और E हमारा लेट्स से 3 दिन का टास्क है। तो शेड्यूल के हिसाब से हमारा जो टास्क स्टार्ट होगा वो यहाँ Day 1 स्टार्ट होकर Day 10 ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, अब लेट्स से हम 7th डे साइट पे जाके रिपोर्ट लेते हैं एंड हम डेटा फीड करते हैं सिस्टम में। तो एज पर द प्लान 7th डे कंप्लीट होने पे जो हमारा काम हो जाना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। 7th डे हमारे शेड्यूल के हिसाब से इतना कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन हमने ऑब्जर्व करा कि हमारा जो कंजम्पशन है वो इतना ही हुआ है काम के टर्म्स में। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्टिविटी के हिसाब से रिसोर्सेज असाइंड होंगे तो हमारे पास कॉस्ट होंगे। तो लेट्स से हमारा जो A है इसमें जो रिसोर्स लग रहा है वो 300 रुपये दिन का ले रहा है, 2 दिन का टास्क है तो टोटल 600 रुपये लगेगा, तो हमारा A का बजटेड कॉस्ट 600 रुपीज़ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे B में जो रिसोर्स है वो 400 रुपीज़ दिन का ले रहा है तो टोटल बजटेड कॉस्ट B टास्क का हमारा 1200 हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न में हमने क्या किया, सारे इंडिविजुअल टास्क के लिए बजटेड कॉस्ट पता कर ली कि इंडिविजुअली इस टास्क का बजट कितना है। ठीक है,
अब जब हमने साइट पे गए, हमने डेटा फीड करना स्टार्ट किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने ए टास्क को कंप्लीट किया तो ए में हमें 600 रुपये ही लगे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट भी कितना हो गया 600। बी टास्क को करने में हमें 1400 रुपीज़ लगे। हमारा बजट था 1200 का, लेकिन हमें लग गए 1400 रुपये, तो हमने 1400 रुपये सिस्टम में डाल दिए। नेक्स्ट हमारा जो सी टास्क था, सी टास्क हमने कहा अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 33% हुआ है। 3 दिन का टास्क था, 33% का मतलब है 1 दिन का ही काम हम कर पाए हैं खाली एक्चुअल में। इन 33% कंप्लीट करने में हमने 500 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए हैं। ऐसे ही हमने देखा डी टास्क जो था वो हमने हाफ कंप्लीट किया है। डी 2 दिन का टास्क था, 1 दिन का कंप्लीट हुआ। 1 दिन का जो डी का बजट था वो 200 रुपये था, बट हमने इसमें 200 रुपये ही कंज्यूम करे हैं, ठीक है। अब ये तो इंडिविजुअल टास्क वाइज हमारा कॉस्टिंग आ गई। अब हमें अगर कंपेयर करना हो कि हमारा एक्चुअल में कंजम्पशंस कितना हुआ है, तो एक तो ये हो गया कि एक्चुअल जो काम हुआ है, जो वर्क परफॉर्म हुआ है, या आप ये कह लो वर्क जो प्रोग्रेस हुआ है वो इतना हुआ है। तो ये पैरामीटर्स हमारे ACWP वाले आ गए। एज पर द शेड्यूल प्लान के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए था, 7 दिन का काम होना चाहिए था प्लान का, बट हमारा एक्चुअल में अगर हम इतने दिन का बात करें तो बजट कितना कंज्यूम होना चाहिए था जितना काम हुआ है। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। वही 3 पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं। ACWP विच मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट, कि कितना कंजम्पशन में कॉस्ट लग रहा है। BCWP ये हमारा है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी जितना काम हुआ है उसका कितना बजट था। नेक्स्ट वन इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, कि अगर हम आज 7वें दिन खड़े हैं तो शेड्यूल के हिसाब से कितना कंजम्पशन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे हर एक टास्क के पर्टेनिंग आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के रेफरेंस में हम पता करते हैं कि हम शेड्यूल और बजट के टर्म्स में कहाँ लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है जो भी हमारा काम हुआ है उसका बजटेड कॉस्ट के टर्म्स में डिफरेंस कितना है, यानी इट्स अ डिफरेंस इन बजटेड कॉस्ट वर्सेस द एक्चुअल कॉस्ट जितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है। शेड्यूल वेरिएंस, यहाँ हम शेड्यूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो बजटेड कॉस्ट कितना था वर्क परफॉर्म का विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड वर्क, वो हमारा शेड्यूल वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो हम कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंसेस के वैल्यूज निकालते हैं। अब इनके डिफरेंस से हम कुछ इंस्पेक्शंस हम करते हैं कि अगर हमारा लेट्स से शेड्यूल वेरिएंस जो है वो 0 है या कॉस्ट वेरिएंस 0 है, तो क्या मतलब है जो हमारा बजट था, प्लान था, हमारा कंजम्पशन एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न पे चल रहा है, यानी वी आर ऑन बजट। अगर हमारा कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव आता है, दैट मीन्स हमने जो बजट था उससे ज़्यादा कंज्यूम कर दिया है, तो हम बजट वाइज हम ओवर बजट जा रहे हैं, हमें आगे चल के बजट इश्यूज हो सकते हैं। अगर क्लाइंट ने एक्स्ट्रा फंड देने को मना कर दिया तो हमारा काम रुक जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स हम जो हमने प्लानिंग ली थी उससे कम में ही काम को डिलीवर कर देंगे। तो जब तक वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है कॉस्ट वेरिएंस की, वी आर गुड। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट मीन्स हम कुछ ट्रबल में आने वाले हैं और हमें प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ध्यान दे के करेक्शंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम पैटर्न में जो शेड्यूल वेरिएंस है, अगर वो 0 है, दैट मीन्स हम टाइमलाइन के हिसाब से शेड्यूल पे हैं। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए हम उसी दिन खत्म कर पाएंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम शेड्यूल से आगे हैं। अगर शेड्यूल कह रहा है कि 29 कल डिलीवरी देनी है, तो हम कहेंगे हम आज ही दे रहे हैं, हमारा काम आज ही वाइंड अप हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा। तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम शेड्यूल से आगे हैं। नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा जो शेड्यूल है उससे पीछे छूट गए हैं। अगर हमें डिलीवरी देनी है लेट्स से 10 अक्टूबर और हमारा जो वेरिएंस शेड्यूल वेरिएंस है वो नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे 10 को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हम लेट हो जाएंगे डिलीवर करने में। तो ये पैरामीटर्स हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं कि क्या हम ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हम डिपार्ट हो रहे हैं तो कितना डिपार्ट हो रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमारे शेड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस होते हैं। इन्हीं के टर्म्स में हमारे पास दो इंडेक्सेस और आते हैं, जो कि होता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI। शेड्यूल के रेफरेंस में हम निकालते हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जो CPI है दैट इज़ बेसिकली हमारा जो बजटेड कॉस्ट था कि कितना काम प्रोग्रेस में हो गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल कॉस्ट। तो इट्स अ रेशियो BCWP अपॉन ACWP। अब इसके रेफरेंस में अगर हम देखें, अगर हमारा एक्चुअल जो काम है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है बजट से, तो हमारा नंबर क्या है, 1 से छोटा हो जाएगा। अगर CPI 1 है दैट मीन्स वी आर इन गुड शेप। अगर हमारा CPI इंडेक्स जो है वो 1 से छोटा हो जा रहा है, यानी हमने एक्चुअल जो कॉस्ट कंज्यूम कर ली है वो ज़्यादा कर ली है, बजट कम था, तो हमें लेस देन 1 वैल्यू मिलेगी फ्रैक्शन में, जिसका मतलब है हम आउट ऑफ बजट चले जाएंगे। सेम पैटर्न पे अगर हमने एक्चुअल कॉस्ट कम कंज्यूम करी है, बजट ज़्यादा था, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आएगी दैट मीन्स वी आर इन गुड शेप। हमने जो बजट लिया था हम उससे कम में ही डिलीवर कर देंगे। तो फंड्स हमारे पास हो सकता है लास्ट में थोड़ा बहुत फंड बच जाएगा। फंड बचना इज स्टिल फाइन, फंड खत्म हो जाने का मतलब है आपको क्लाइंट से और पैसा मांगना पड़ेगा। ठीक है, सेम पैटर्न में अगर हम SPI देखें, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये क्या है, जो हमने शेड्यूल वेरिएंस निकाला था वो डिफरेंस था, ये क्या है, रेशियो हो जाएगा कितना बजटेड कॉस्ट था वर्क परफॉर्मेंस का और एज पर द शेड्यूल कितना बजटेड कॉस्ट था। इसका रेशियो भी अगेन अब आप देखोगे, अगर हमारा शेड्यूल वैल्यू BCWS इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा परफॉर्म्ड वर्क से, दैट मीन्स हम पीछे हो जाएंगे, हम टाइम पे प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो SPI के केस में भी सेम चीज़ है, अगर 1 है दैट मीन्स हम एग्जैक्ट ऑन ट्रैक हैं, हम विद इन द टाइम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेस देन 1 होगा दैट मीन्स हम शेड्यूल से पीछे हो चुके हैं। ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स हम शेड्यूल से आगे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स, ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि सिस्टम हमारे लिए सारे कैलकुलेशंस करके देगा, बट हमें बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि इनका यूसेज क्या है। डिफॉल्ट होगा क्या चीज़, हाँ ये सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट ही हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे, सिस्टम निकाल के दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, बस ये पता होना चाहिए। ये फार्मूलाज हैं, रेशियोज हैं, ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैनुअल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट से यहाँ चार्ट में मैंने दिखाया हुआ है कि कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव भी आता है, कई केस में नेगेटिव आएगा तो क्या मतलब है, बस उस पॉइंट से। और यहाँ पे हमने इवैल्यूएशंस लिखे हैं कि वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें का हमारा जो कॉस्ट है 40,000 है, कि हमें 40,000 हमारा बजट है जिसको हमें 10 डेज में डिलीवर करना है। बजट 40,000 और जो शेड्यूल डेज हैं वो 10 है। ठीक है, तो एज पर दिस लेट्स से हम एक ऑप्टिमम कंडीशन लेके चलते हैं कि 10 दिन में 40,000 कंज्यूम करना है, यानी एक दिन में लगभग हम 10% ऑफ द वर्क करने वाले हैं। उसके हिसाब से एक दिन का जो बजट होगा वो कितना होगा, 4,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हमने 3rd डे जाके प्रोग्रेस चेक करी तो हमने ऑब्जर्व किया कि 25% काम हो गया है 3rd डे। आइडियली अगर हम इस सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से कितना काम हो जाना चाहिए था, 3 दिन में 30% काम होना चाहिए था। तो हमारा जो शेड्यूल्ड काम था वो 30% था, एक्चुअल काम जो हुआ वो कितना हुआ, 25% हुआ। तो अब उस हिसाब से हम कैश फ्लो चेक कर सकते हैं। हमने कहा 25% काम हुआ और हमें इसमें 11,000 रुपीज़ लगे हैं। तो अगर हम बात कर दें कि 25% काम करने के लिए एक्चुअल में हमें पैसा कितना लगना चाहिए था, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ से कि 3 दिन में कितना कंजम्पशन होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना हुआ। तो उस हिसाब से जो हमारा बजटेड कॉस्ट हुआ, कितना शेड्यूल था वर्क का, उसके हिसाब से 4,000 1 डे का था, 3 दिन का 12,000 हो जाएगा।
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, एक्चुअली हमने काम कितना किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, 11,000 रुपीज़ का काम हो चुका है। BCWPs जितना काम हुआ है उस हिसाब से शेड्यूल क्या कह रहा था, 25% इस रेशियो के हिसाब से कंज्यूम करने के लिए आपको लगभग 10,000 रुपीज़ खर्च करने चाहिए थे, बट एक्चुअल में हमने 11,000 कर दिया है। तो यहाँ से हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, हम इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। तो हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया है कि इंडेक्स क्या हो गया, CPI मतलब कॉस्ट के रेफरेंस में BCWP डिवाइडेड बाय ACWP, तो आपका रेशियो आया 0.9 विच इज़ लेस देन 1, यानी हम बजट ओवर बजट जा रहे हैं। SPI शेड्यूल के रेफरेंस में निकालेंगे तो BCWP डिवाइडेड बाय BCWS 0.83, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, यानी हम क्या है अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, यानी हमारा काम डिले हो चुका है। तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्सेस में हमें बस इतना पता होना चाहिए, अगर 1 से बड़ा है तो मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 1 से लेस है तो क्या मतलब है, ठीक है। अब अगर हम ये पता करना चाहें कि दिस इज द करंट सिनेरियो, अब हम चाहते हैं एक्चुअल कॉस्ट निकालना कि अगर इसी तरीके से काम होगा तो एक्चुअली हमें और कितना पैसा लगने वाला है, तो हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जो भी हमारा बजटेड टोटल कॉस्ट था उसमें आप CPI को डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट कि अब इस स्पीड से काम करने के लिए आपको 44,444 रुपीज़ लगने वाले हैं, यानी आपका कॉस्ट वेरिएंस वैल्यू जो आएगी वो लगभग 4,444 रुपीज़ आएगी, यानी इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप क्या करोगे, फिर क्लाइंट से इतने पैसे की फंडिंग मांगोगे कि अगर हम काम कंप्लीट करना चाहते हैं तो दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें चाहिए है। सेम वे में अब ड्यूरेशन भी, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन इम्पैक्ट होने वाला है, हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि हम लेट हो गए, कितना टाइम लेट हुआ है उसके लिए हम निकाल सकते हैं एक्चुअल ड्यूरेशन। वो क्या आएगा, वो आपका आएगा बजटेड टोटल ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय SPI, क्योंकि शेड्यूल ड्यूरेशन के लिए हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 12.04 डेज, ऑलमोस्ट आप ये मानो 12 डेज में काम हो रहा है। काम करना था 10 डेज में, अब हो रहा है 12 डेज में, दैट मीन्स आपको ऑलमोस्ट 2 डेज का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा क्लाइंट से। या तो आप एक्सटेंशंस लोगे, फंडिंग लोगे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेड्यूल में वापस लाने के लिए एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। तो वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम अर्नड वैल्यू पैरामीटर्स को पढ़ते हैं। मैं ये वाली शीट आप लोगों को शेयर कर दूंगी जो कि आपके पास रेफरेंस के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स का डिटेल्ड में वो भी दिया हुआ है कि किसका मतलब क्या होता है। ये शीट्स जो हैं, हम वापस से आते हैं, ये आपको अगर ये पैरामीटर्स यहाँ देखने हैं तो कहाँ दिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास व्यू में आएंगे, व्यू में आपको टेबल्स दिखते हैं। हमने टेबल्स की बात करी थी प्रीवियस क्लासेस में। टेबल्स में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जब आपने कॉस्ट सेलेक्ट किया तो आपको कॉस्ट रिलेटेड पैरामीटर्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पे वेरिएंस का ऑप्शन आता है, आप वेरिएंस क्लिक करेंगे तो आपको वेरिएंस रिलेटेड डिटेल्स दिखेंगे। हम यहाँ पे मोर टेबल्स में जाएंगे। मोर टेबल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अर्नड वैल्यू दिख रहा है। अर्नड वैल्यू कॉस्ट इंडिकेटर्स, अर्नड वैल्यू शेड्यूल इंडिकेटर्स। हम अर्नड वैल्यू पे जाते हैं, हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको ACWP, BCWP, आपका कितना वेरिएंस आ रहा है वो डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यानी हमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, हम यहाँ से सीधा सीधा जाके अपना इंडेक्सेस देख सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू सी द कॉस्ट इंडिकेटर्स, आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ से आपको परसेंटेजेस के फॉर्म में देखिए यहाँ पे CPI आ गया। अगर मुझे चाहिए कि मुझे SPI भी देखना है तो आप चाह के यहाँ पे SPI भी लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मी रिमूव दिस एडिशनल कॉलम्स। हमारे पास BCWS, BCWP आ गया, कॉस्ट वेरिएंस आ गया, वेरिएंस का परसेंटेज हटा देते हैं, CPI आ गया और हमारे पास SPI आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं सो दैट ट्रैकिंग के टाइम पे हम इंश्योर कर सके कि हम प्रोजेक्ट जो है हमारा एज पर शेड्यूल जा रहा है या एज पर बजट जा रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, इससे हमें प्री इंटीमेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि हम लास्ट डे पे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब लास्ट डे हो गया, फंड ख़त्म हो चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं क्लाइंट से कि क्लाइंट का आएगा फंड तब काम शुरू होगा। इसके थ्रू आप पहले से एक फोरकास्ट कर सकते हो एंड एज अ बेटर मैनेजमेंट पॉलिसी अगर यहाँ 4,000 रुपीज़ बजट है दिख रहा है तो आप थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेके ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लेट्स से $5,000 एक्स्ट्रा लगेगा इसको करने में। तो आप लास्ट डे खड़े होके काम डिले करने की जगह पहले से फंड्स को इंश्योर कर सकते हो, पहले से ही एक्सटेंशन फाइल कर सकते हो क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लाइक रिपोर्ट्स, अर्नड वैल्यू एनालिसिस की क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो ये हमें बेसिकली प्लानिंग के बाद जब हम कंट्रोलिंग वाले फेज में आते हैं कि अभी हमारा प्रोजेक्ट टाइम से चल रहा है कि नहीं, वहाँ हेल्प करते हैं ये पैरामीटर्स, ठीक है।